नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर चुनाव धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि लगभग 80 लाख वोट चोरी हुए हैं। उन्होंने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। एएनआई से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि हमें 14 नवंबर को नतीजों का इंतजार करना होगा। मैं एक बात साफ तौर पर कह रहा हूं कि वोट चोरी का इस चुनाव पर गहरा असर पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में 80 लाख वोट चोरी हुए। 80 लाख मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया गया। हमने देखा कि चुनाव से पहले कैसे मरे हुए लोगों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म जमा किए जा रहे थे। ऐसे लोगों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म जमा किए जा रहे थे जो चुनाव में थे ही नहीं। इस तरह से ये घोटाला सामने आया है और इसमें ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा शामिल है। इसका चुनाव नतीजों पर जरूर असर पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले माहौल बेहद गर्म है। मतगणना शुक्रवार 14 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए मामूली बहुमत के साथ सत्ता में लौट सकता है, जबकि तेजस्वी यादव का महागठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया सर्वे के अनुसार एनडीए को 121 से 141 और महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि विपक्ष ने एग्जिट पोल को भ्रामक बताया और चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि महागठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए। वहीं एनडीए नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल जमीनी सच्चाई दर्शाते हैं और गठबंधन 160 सीटें पार करेगा। चुनाव आयोग ने 38 जिलों के 46 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं उधर पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 501 किलो लड्डू मंगवाए हैं और एनडीए के खेमे में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी उम्मीदवारों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। तेजस्वी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल रात पार्टी उम्मीदवारों और जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतगणना से संबंधित दिशा निर्देशों और मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों पर गहन चर्चा हुई। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र की जन्मभूमि बिहार की न्यायप्रिय जनता और बिहार व संविधान से प्रेम करने वाले सभी सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता सजग, सतर्क और किसी भी प्रकार की अनुचित असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम, जागरूक और उत्साह, आशा और विश्वास के साथ तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार और बिहारवासी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनावों में 66.91% वोटिंग हुई है, जो 1991 के बाद सबसे अधिक है। यानी पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले 9.62% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब सियासी गलियारों में बहस गर्म है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दावा कर रहे हैं कि बढ़ी हुई वोटिंग उनके पक्ष में की गई है। सियासी समझ कहती है कि जिन राज्यों में मुकाबला सीधा होता है वहां वोटिंग बढ़ने का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन की संभावना। लेकिन बिहार में छोटे दलों की मौजूदगी की वजह से तस्वीर अभी भी उलझी हुई है। इतिहास भी यही कहता है। अब तक हुए 17 विधानसभा चुनावों में 5 बार ऐसा हुआ जब वोटिंग बढ़ने के बाद सरकार बदली। 1967 में जन क्रांति दल ने कांग्रेस को हटाया। 1980 में वोटिंग बढ़ी और कांग्रेस लौटी। 1990 में 62% वोटिंग के साथ लालू यादव की सरकार बनी और 2005 में वोटिंग में गिरावट से कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकी। 2005 के बाद से बिहार में वोटिंग लगातार बढ़ रही है। 2010 में 52.73% से 2020 में 57.29% तक बढ़ी, लेकिन इस बार की 66.91% की ऐतिहासिक वोटिंग ने साफ कर दिया है कि जनता ने इस बार पूरे मन से वोटिंग की है और अब नतीजों का इंतजार है कि ये बदलाव किसके पक्ष में जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले रोहतास जिले में खाली बक्सा लदे ट्रक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने आरोप लगाया है कि सासाराम के मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के घुस गया है। इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। आरजेडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर कई सवाल खड़े किए गए हैं। पूछा गया है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र में बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यह सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद रहा? आरजेडी नेता कंचना यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आओ। यह ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में क्यों घूम रहा है?
होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश भी उड़ा देगी। हजारों लोग एक आवाज पर मिनटों में पहुंच जाएंगे। सासाराम में ईवीएम बवाल की गंभीरता को देखते हुए रोहतास के डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। आरजेडी के कई प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत की और बाहर धरने पर बैठ गए। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने इस बात को स्वीकार किया है कि परिसर में खाली बक्सा लदा हुआ ट्रक पहुंचा था। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने इस मामले में चुनारी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम रोहतास ललित रंजन से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि दिल्ली के 7 जिला निर्वाचन अधिकारियों से संबंधित 2024 लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने चुनाव आयोग के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया। अदालत वकील महमूद प्राचा द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश भर के मतदान केंद्रों के अंदर की फुटेज मांगी गई थी। पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे धांधली बताते हुए वोट चोरी से जोड़ा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। वकील महमूद प्राचा ने अपनी याचिका में चुनाव निकाय को देश भर के डीईओ को चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी। यह भी कहा था कि जब तक मामला अदालत में लंबित है तब तक फुटेज को नष्ट न किया जाए। हालांकि आयोग ने अदालत को बताया कि आज की तारीख में याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया डेटा यानी 2024 के लोकसभा चुनावों से संबंधित वीडियो या फिर सीसीटीवी फुटेज अब दिल्ली में डीईओ की कस्टडी में नहीं है और पहले ही नष्ट किया जा चुका है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार गुरुवार दोपहर राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 427 रहा, जबकि कई अन्य इलाकों में भी हालात बेहद खराब हैं। चांदनी चौक में AQI 452, ITO में 435, RK पुरम में 436, नरेला में 428, ओखला फेज 2 में 412, सोनिया विहार में 422, पुराड़ी में 427 और वजीरपुर में 446 दर्ज किया गया। हवा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान यानी क्रैप का स्टेज 3 लागू कर दिया है। सीपीसीबी के मुताबिक जब AQI 401 से ऊपर चला जाता है तो यह गंभीर स्थिति होती है और स्टेज 3 लागू होता है। अगर यह 450 से पार जाता है तो स्टेज 4 यानी आपात स्थिति लागू की जाती है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहरी गतिविधियां कम करने की अपील की है। भारत सरकार ने देश के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लेकर कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में मेड इन इंडिया की गूंज और भी अधिक सुनाई दे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है। इसका मकसद भारत के निर्यात को मजबूत बनाना है। यह छोटे कारोबारों MSME, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम आधारित उद्योगों में मदद करेगा। इस मिशन में सभी जरूरी साझेदारों को साथ लाकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो नतीजा देने वाली और अधिक असरदार होगी। MSME मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और अन्य साझेदारों ने मिलकर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लॉन्च किया है। इसमें उद्योग संघ और राज्य सरकारें भी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों को H1B वीजा पर नरम रुख के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य विदेशी कुशल कर्मचारियों को अमेरिका में लाना और अमेरिकी कामगारों को प्रशिक्षित कराना है, न कि उनकी जगह लेना। बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से कहा कि ट्रंप का रुख ज्ञान हस्तांतरण पर केंद्रित है, यानी विदेशी विशेषज्ञ कुछ वर्षों तक काम करें, अमेरिकी कर्मचारियों को सिखाएं और फिर अपने देश लौट जाए। गौरतलब है कि इससे पहले फॉक्स न्यूज से बात करते हुए जब ट्रंप से पूछा गया था कि क्या H1B वीजा अब उनकी प्राथमिकता नहीं रहेगा और क्या विदेशी कामगारों की वजह से अमेरिकी मजदूरों की तनख्वाहें भी प्रभावित हो रही हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं सहमत हूं, लेकिन हमें दुनिया से टैलेंट लाना पड़ता है। हमारे देश में कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं जिन्हें लोगों को सीखना होगा। एंकर ने कहा कि हमारे पास तो काफी टैलेंट है। इस पर ट्रंप ने दो टूक कहा कि नहीं, आपके पास नहीं है, कुछ प्रतिभाएं हमारे देश में नहीं हैं।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत और तालिबान दोनों के खिलाफ 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। आसिफ ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनका देश पूर्वी सीमा यानी भारत और पश्चिमी सीमा यानी अफगानिस्तान दोनों पर लड़ने के लिए तैयार है और अल्लाह उनकी मदद करेगा। यह बयान उस समय आया जब इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती विस्फोट में 12 लोगों की मौत और 36 घायल हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान ने ली। आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान ने इस हमले से काबुल से संदेश भेजा है और पाकिस्तान इसका जवाब देने में सक्षम है। इससे पहले आसिफ ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट को गैस सिलेंडर विस्फोट बताते हुए भारत पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया था। भारतीय अधिकारियों ने उनके बयान को पाकिस्तान की घबराहट भरी प्रतिक्रिया बताया और कहा कि शुरुआती जांच में सैन्य स्तर का विस्फोटक मिलने की बात सामने आई है। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सोमवार 17 नवंबर को आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले में फैसला सुनाएगा। हसीना पर पिछले साल ढाका में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के 5 आरोप हैं। अभियोजकों ने उनके लिए मौत की सजा की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भगौड़ा घोषित किया था, क्योंकि दोनों भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका हिंसा में करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी, जबकि स्थानीय आंकड़ों में 800 से अधिक मौतें बताई गईं। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना को कठोर अपराधी बताते हुए कहा कि वे 1400 मौतों की सजा की हकदार हैं। अदालत में इस मामले की सुनवाई 28 दिनों तक चली और 54 गवाहों ने बयान दिए। फैसले से पहले बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। कई जगह बम धमाके और आगजनी की घटनाओं की खबर सामने आई है, जबकि ढाका में सुरक्षा के लिए सेना तैनात कर दी गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।